वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे नवंबर 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। एंड नवंबर मंथ के करंट अफेयर के रिगार्डिंग जो है वो ये पार्ट फोर्थ है। इससे पहले जो है वो 3 पार्ट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं करंट अफेयर के, जिनको आज जो है वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर चेक कर सकते हैं। करंट अफेयर की जो है वो हमने एक सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट की है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी जो है वो साथ के साथ में कवर करते हैं। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। करंट अफेयर के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे टारगेट की, कि जो हमारे टारगेट्स है करंट अफेयर के रिगार्डिंग, तो वो प्री और मेंस दोनों के लिए है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम प्री और मेंस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको साथ में कवर करेंगे। और इसमें जो हमारा मेन टारगेट है वो ये कि करंट का जो टॉपिक है, जो मतलब मान लीजिए कोई टॉपिक है वो न्यूज़ में है, तो उसके रिगार्डिंग स्टैटिक फैक्ट को भी हम साथ में ही पढ़ेंगे, ताकि हमारी प्री की भी तैयारी साथ में हो, मेंस की भी तैयारी साथ में हो, और हम जो है वो रिवीजन भी जो है वो हर रोज़ करें। तो ये हमारा कोर जो है वो टारगेट रहेगा। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर्स में हम फॉलो कर रहे हैं द हिंदू एज वेल एज इंडियन एक्सप्रेस। और गवर्नमेंट साइट्स में अगर हम बात करें तो पीआईबी और ऑल इंडिया रेडियो। प्लस पीआईबी और ऑल इंडिया रेडियो को हम सप्लीमेंट कर रहे हैं योजना के साथ। यहाँ पर योजना में जो है वो अगर हम मंथली योजना के ऊपर देखते हैं तो वहाँ पर जो है वो एक टॉपिक जो है वो एक टॉपिक पर जो है वो 7 से 8 जो है वो एडिटोरियल रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमें मेंस के लिए भी कंटेंट मिलता है और प्रीलिम्स के लिए भी जो है वो हेल्प रहती है। और पीवाईक्यूज पर जो है वो हमारा कोर जो है वो फोकस रहता है। देन शुरुआत करते हैं टॉपिक्स के साथ। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सह्याद्री टाइगर रिजर्व। अब देखो, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, दो इंपॉर्टेंट हमें कीवर्ड्स मिल गए और ये दोनों जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व से, सह्याद्री से हम लिंक करते हैं कि सह्याद्री यानी कि वेस्टर्न घाट को जो है वो सह्याद्री कहा गया है। और वेस्टर्न घाट की अगर हम बात करें तो वो ब्लॉक माउंटेन्स है। और यहाँ पर जो हाईएस्ट पीक है उसका जो नाम है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देन उसके बाद टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो टाइगर रिजर्व जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1973 में। और टोटल जो है वो भी 55 जो है वो टाइगर रिजर्व है भारत में टोटल। देन उसके बाद हम रिजर्व से भी लिंक कर सकते हैं, वो है एक तरह से एलिफेंट रिजर्व। और जब हम एलिफेंट रिजर्व की बात करते हैं तो टोटल जो है वो 33 है प्रेजेंट टाइम में। एंड एलिफेंट जो अगर हम बात करें इसके रिगार्डिंग कि प्रोजेक्ट जो एलिफेंट लॉन्च किया गया था वो किया गया था 1992 में। अब यहाँ पर बात की जा रही है प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट के साथ हम एक पॉइंट और लिंक कर सकते हैं, दैट इज योर प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल। और प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल जो है वो कौन से ईयर में लॉन्च किया गया है, इसका जो लॉन्चिंग ईयर है उसका जो नाम वो ईयर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन से ईयर में जो है प्रोजेक्ट जो है वो क्रोकोडाइल लॉन्च किया गया। इस तरह से हम लिंक करके जो है वो पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें टाइगर रिजर्व के बारे में, इस सह्याद्री टाइगर रिजर्व के बारे में, तो दो इंपॉर्टेंट जो है वो आपका एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है और दूसरा नेशनल पार्क, यानी कि क्योना जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चंदोली जो है वो नेशनल पार्क, इसमें जो है वो ये स्प्रेड है। और जो ये टाइगर रिजर्व है ये लिंक करता है मराठा हिस्ट्री के साथ। वेजिटेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको एवरग्रीन, मॉइस्ट एवरग्रीन से लेकर ड्राई डेसिडियस जो है वो फ्लोरा मिलेगा। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो। एवरग्रीन की बात की जा रही है मतलब जो ऐसे पेड़ जो कि जिनके पास जो है वो 12 मंथ जो है वो लीव्स रहते हैं ग्रीन, ठीक है। सेकंड उसके बाद मॉइस्ट मतलब ऐसे पेड़ जहां पर जो है वो बारिश बहुत होती है। अब बारिश की अगर हम बात करें इस तरह से, अगर इस कंसेप्ट को समझे, तो जो वेस्टर्न घाट का जो ईस्टर्न रीजन है वहां पर जो है वो बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो यानी कि इधर वाले रीजन पे जो है वो बारिश होगी। ड्राई की बात की जा रही है और डेसिडियस, ड्राई डेसिडियस मतलब वेस्टर्न घाट का इंटीरियर पोर्शन जहां पर बारिश उतनी नहीं होती है। तो यहाँ पर विंटर सीजन या ऑफ सीजन में पेड़ क्या करते हैं, अपने लीव्स को गिरा देते हैं, उनको बोलते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए विंटर में जो है वो लीव्स को गिरा देते हैं। तो इस तरह से जो है वो हम लिंक करके पढ़ सकते हैं। देन फौना की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो लेपर्ड, वॉल्फ, सांबर, टाइगर, जैकल, बार्किंग डीर, ये सभी मिलेंगे। इनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है वो रहता है आईयूसीएन का। आईयूसीएन स्टेटस जो है वो इनके याद करना जरूरी रहता है, क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बन सकता है। और आईयूसीएन जो है वो 1948 में जो है वो बनाई गई थी, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अभी की पॉइंट ये है कि ये ओल्डेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट कंजर्वेशन। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले तो हमें एक पॉइंट याद रखनी है कि ये अंडरलाइन करता है प्रिंसिपल को, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो कोर प्रिंसिपल है, कोर जो है वो फैक्टर है, एंड इट इज़ पार्ट ऑफ योर बेसिक स्ट्रक्चर। यानी कि हमारे यहाँ पर जो है वो संविधान सुप्रीम है और उसमें जो है वो सबकी पावर्स को जो है वो डिवाइड किया गया है। ये एक पॉइंट क्लियर होता है सबसे पहला। और सेपरेशन ऑफ पावर से हमें ये भी क्लियर होता है कि जो हमारा संविधान है वो फेडरल इन नेचर है, इसको भी हम समझ सकते हैं। और आर्टिकल 142 में अगर हम बात करें सेपरेशन ऑफ पावर की, तो यहाँ पर जो है वो जुडिशरी को जो है वो लेजिस्लेचर से सेपरेट किया गया है। प्लस साथ में
ये जो आर्टिकल है ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है टू पास एनी ऑर्डर, जो अगर लाइक कोई उनको लगता है, सुप्रीम कोर्ट लगता है कि ये नेसेसरी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन में जो है वो सुप्रीम कोर्ट को जो है वो ऑर्डर पास कर सकता है टू एंश्योर कंप्लीट जस्टिस इन एनी केस लाइक बिफोर इट। उनके पास जो भी कोई केस आता है उसके रिगार्डिंग अगर वो बहुत नेसेसरी कंडीशन में है तो उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऑर्डर पास कर सकता है, और ये पावर जो है वो आर्टिकल 142 के अंडर है। और फिर ये जो आर्टिकल के थ्रू जो है वो पावर दी गई ये फिर बाइंडिंग होगी सभी कोर्ट्स के ऊपर, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट 2024। ये रिलीज की गई है WMO के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करी कहाँ पे, COP29। तो COP29 जो है वो अजरबैजान बाकू में हो रही है इस टाइम पे। और हाईलाइट्स की अगर हम बात करें यहाँ पर 2024 के लिए, तो सबसे पहले ये पॉइंट याद रखना है कि 2024 जो है वो ट्रैक पर चला है वार्मेस्ट ईयर बनने के, ऐसा जो है वो WMO ने कहा। जनवरी से लेकर सितंबर तक ग्लोबल जो एवरेज टेम्परेचर है वो 1.54 डिग्री सेल्सियस है अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। हम तो बात कर रहे हैं 2030 तक की कि हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचना है, लेकिन अभी अगर हम बात करें इसी साल में जनवरी से लेकर सितंबर तक हम 1.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुके हैं, तो ऐसे तो हम 2 डिग्री सेल्सियस तक भी नहीं रोक पाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पर जो है वो क्लाइमेट वार्निंग रीजंस बताए हैं कि क्यों ऐसा हुआ है। तो इल नीनो इवेंट एक पहला है और दूसरा ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन, ये दो इंपॉर्टेंट कारण है। इल नीनो इवेंट की तो अगर हम बात करें तो ये तो चलो नेचुरल फिनोमेनन है, इस पर हमारा उतना कंट्रोल नहीं है, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेज के इमिशन को हम कम कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग भारत का इनिशिएटिव अगर हम बात करें तो नेट जीरो का हमने टारगेट रखा है 2070 तक का, और प्लस साथ में हमने टारगेट किया है कि हम 500 गीगावाट की जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जो है वो गेन करेंगे, यानी कि हम जो है वो एक तरह से जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ। उसके बाद 2015 से लेकर 2024 तक जो है वो वार्मेस्ट जो है वो 10 ईयर, यानी कि ये जो पूरे 10 ईयर थे इनको जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, ये सबसे ज़्यादा जो है वो गर्म साल है। देन 2023 की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट ग्रीन हाउस गैसेज इमिट हुई है 2023 में, और ग्लेशियर मेल्टिंग का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज हुआ है। WMO की अगर हम बात करें तो इनिशियली सबसे पहले जो है वो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1873 में, और इंडियन मीटरोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है या ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो वो बनाई गई है 1875 में। इसको भी साथ में हम जो है वो यहाँ पर याद कर सकते हैं। WMO की में एक पॉइंट और आता है कि ऑफिशियली जो ये एस्टेब्लिश किया गया इसको किया गया 1950 में, और ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की जो कि इंपॉर्टेंट काम कर रही है विद रिस्पेक्ट टू वेदर एंड क्लाइमेट चेंज इवेंट। तो क्लाइमेट के रिगार्डिंग या फिर वेदर के रिगार्डिंग जितने भी इवेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग जो अपडेट्स जो है वो प्रोवाइड करती है। बुकर प्राइज 2024 की हम बात करें तो ब्रिटिश राइटर है समंथा हार्वे, इनको मिला है ये फॉर नोवेल ऑर्बिटल। इनका एक ऑर्बिटल जो है वो इनका एक नोवेल था जो इन्होंने जो है वो लॉकडाउन टाइम में लिखा था, यानी कि कोविड-19 के टाइम पे जो है वो उन्होंने ये नोवेल लिखी थी। इसके रिगार्डिंग जो है वो इनको जो है वो बुकर प्राइज मिला। और बुकर प्राइज की अगर हम बात करें तो ये एस्टेब्लिश किया गया था 1969 में, इंपॉर्टेंट है। और एक पॉइंट और हमें याद रखना है कि कोई भी नॉवल है जो इंग्लिश में लिखा गया है उसको जो है वो ये बुकर प्राइज मिल सकता है। देन उसके बाद है वर्ल्ड डायबिटीज़ डेज, जो है वो आपका 14 नवंबर को जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। थीम अगर हम बात करें 2024 के लिए वो है एक्सेस टू डायबिटिक्स केयर, डायबिटीज़ केयर एम्पावरिंग बेटर हेल्थ फॉर ऑल, ये जो है वो इंपॉर्टेंट थीम है। देन उसके बाद महाकुंभ 2025, महाकुंभ मेला जो है वो 2025 में जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और ये किया जाएगा 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच में। 12 साल बाद जो है वो महाकुंभ होता है, इंपॉर्टेंट है। और 4 जगह पर जो है वो महाकुंभ लगाया जाएगा। हरिद्वार में अगर हम बात करें तो गंगा नदी के किनारे, उज्जैन में अगर हम बात करें तो शिप्रा नदी के किनारे, नासिक में अगर हम बात करें तो गोदावरी नदी के किनारे, और प्रयागराज यानी कि जहाँ पर जो है वो गंगा यमुना जो वो मिलती है वहाँ पर लगाया जाएगा, यानी इसको इलाहाबाद भी कहा गया है। अब यहाँ पर एक की पॉइंट याद रखना है कि नासिक से जो है वो गोदावरी ओरिजिनेट होती है, और जो जगह है उसका नाम है त्र्यंबकेश्वर, जिसको हम याद कर सकते हैं। उसका कुंभ के बारे में अगर हम बात करें तो 12 साल में महाकुंभ होता है। अर्ध कुंभ की यहाँ पर बात करें तो 6 साल में जो है वो, मतलब साल में 6 साल यानी कि 12 साल में 2 बार अर्ध कुंभ लगते हैं, हरिद्वार और इलाहाबाद 6 साल में। और माघ कुंभ की अगर हम बात करें तो वो हर साल जो है वो प्रयागराज पर लगता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है कुंभ मेले को 2017 में। ये भी जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी हम जो है वो याद कर सकते हैं। एक बार आप इसको कंफर्म कर लेना कि क्या ये 2017 ही है, इसको आप एक बार चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद जो है वो खाप पंचायत की अगर हम बात करें तो ये की इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
अब देखो यहाँ पर ना हम इश्यूज और कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों साथ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि खाप पंचायत क्या है, कि ट्रेडिशनल जो एक तरह से इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जो कि कम्युनिटी बेस्ड है, यानी कि एक तरह से जो है वो कम्युनिटीज़ इनको लीड करती है, इंपॉर्टेंट, और इनका जो मेन काम है वो एक तरह से जुडिशियल फंक्शंस को जो है वो परफॉर्म करना है। अभी जुडिशियल में भी ये इनफॉर्मल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, यानी कि कोई जो है वो इनके पास कानून के द्वारा बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन तो ये है नहीं, ये ट्रेडिशनली कम्युनिटीज़ है जो इनको रन कर रही है। नॉर्थ इंडिया में जो है वो प्रेवलेंट है ये, मेनली अगर हम बात करें हरियाणा और यूपी वाले रीजन में जो है वो बहुत एक्टिव है ये। इसमें जो इंपॉर्टेंट टारगेट है कि जो सोशल इश्यूज या गवर्नेंस से रिलेटेड इश्यूज है लोकल लेवल पर, उनको जो है वो ये एड्रेस करते हैं और एक तरह से सरकार को सपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ इश्यूज हैं जिनकी वजह से जो है वो इनका जो लाइक इनकी इफेक्टिवनेस है वो न्यूट्रल हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। देखो सबसे पहला है कि पेट्रियार्कल प्रैक्टिसेस, ये जो है वो पेट्रियार्की नेचर, मतलब जो है वो पुरुष प्रधान कंसेप्ट को प्रमोट करते हैं ज़्यादातर। देन ये एक कारण रहता है इन द रिलेटेड इन द फील्ड ऑफ लाइक इक्वालिटी, जहाँ पर हम इक्वालिटी और जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं उस केस में। सेकंड, जेंडर इक्वालिटी का कंसेप्ट लिंक कर सकते हैं हम यहाँ पर। ऑनर किलिंग ये कोर इंपॉर्टेंट इशू रहता है जिसकी वजह से न्यूज़ में रहते हैं। और साथ में उसके बाद लीगैलिटी कंसर्न भी इनके रहते हैं कि लीगली नहीं है, कोई लॉ बैकिंग इनके पास नहीं है। सोशल इनक्वालिटीज़ को एक तरह से बूस्ट करते हैं ये। और कास्ट सिस्टम सोशल इक्वालिटीज़ वो इनको भी जो है वो प्रमोट करते हैं। तो दैट मीन्स कास्ट जो है वो लाइक जिस तरह से हम इक्वालिटी का कंसेप्ट या अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, तो वहीं जो है वो आपका खाप पंचायत उसके अपोजिट जो है वो वर्क करता है। बट लेकिन कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है। तो पहला तो यही है कि एक तरह से केसेस को सॉल्व करते हैं, मेडिएशन का काम करते हैं, मतलब एक तरह से सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी का जो है वो बर्डन भी जो है वो रिड्यूस मतलब कम करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक केसेस अगर खाप पंचायत में जा रहे हैं और वो पॉजिटिव केस है, लाइक ऐसा इसमें जो है वो थोड़ा इशू नहीं है, लाइक बहुत बड़ा इशू नहीं है, तो उसको मेडिएशन के थ्रू सॉल्व किया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रहता है। और सेकंड कि 2023 में जो रेसलर्स का प्रोटेस्ट हुआ था अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, खाप पंचायत ने जो है उनको सपोर्ट किया था, एक ये पॉइंट हो गया। और साथ में हरियाणा में जो वुमेन एथलीट्स है उनको भी जो है वो खाप पंचायत जो है वो सपोर्ट करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट्स है जो हमें खाप पंचायत के बारे में जो है वो याद रखने हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है 58th मीटिंग ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की अगर हम बात करें तो इसको रजिस्टर किया गया है एज अ सोसाइटी इन 2011 अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। देन उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो आपकी एक तरह से क्लीन गंगा मिशन, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, ये एक तरह से इम्प्लीमेंटेशन विंग है फॉर नेशनल गंगा मिशन। नेशनल गंगा मिशन को जो है 2016 में लॉन्च किया गया था और उसका जो है वो ये इम्प्लीमेंटिंग विंग है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो ये न्यूज़ में है तो इसमें जो है वो रिसेंटली प्रोजेक्ट्स को जो है वो अप्रूवल मिला है या अप्रूव्ड किया गया है। तो सबसे पहला है कि डॉल्फिन रेस्क्यू इनिशिएटिव, इसको अप्रूवल दिया गया है। टर्टल कंजर्वेशन की यहाँ पर बात की जा रही है। रग रग में गंगा सीरीज जो है वो एक शुरू करने जा रही है गंगा अवेयरनेस कैंपेन के अंडर, और अवेयरनेस जो है वो प्रमोट करना भी जो है वो कोर टारगेट है। अभी उसके बाद स्टैटिक से हम इसको लिंक करते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है कि 5 टायर स्ट्रक्चर फॉर गंगा रीजनोवेशन, इसमें अगर हम बात करें तो इसको शुरुआत किया गया था अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसमें सबसे पहली जो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वो आता है नेशनल गंगा काउंसिल, जिसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर। और ये एक अपेक्स बॉडी है विद रिस्पेक्ट टू द गंगा रिवर, और इसमें जो वाइस चेयरमैन होते हैं वो होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। देन उसका एम्पावर टास्क फोर्स, ये भी जो है वो इसका एक पार्ट है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है यूनाइट आपका अगर हम बात करें नेशनल गंगा मिशन की। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टेट गंगा कमेटी एंड डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी। तो ये 5 इंपॉर्टेंट जो है वो स्ट्रक्चर है फॉर गंगा रीजनरेशन, इंपॉर्टेंट है, हम इसको याद कर सकते हैं 5 टायर स्ट्रक्चर को। देन उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस, ये जो है वो 16 नवंबर को जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है फर्स्ट एवर बोडोलैंड महोत्सव, ये 15 नवंबर को जो है वो सेलिब्रेट किया गया न्यू दिल्ली में, प्राइम मिनिस्टर जी ने इसको इनॉग्रेट किया। और बोडो लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो 8th शेड्यूल में इंक्लूडेड है। टोटल जो है वो 22 लैंग्वेजेस है यहाँ पर। और इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स में भी जो है वो 8th शेड्यूल के रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना है कि ओरिजिनली अगर हम बात करें तो 14 जो है वो लैंग्वेजेस थी, देन उसके बाद जो है वो लैंग्वेजेस को इसमें ऐड किया गया। और जो बोडो लैंग्वेज है ये इंडो बर्मन फैमिली से जो है वो बिलोंग करती है। टोटल जो है वो 4 लैंग्वेजेस है, लाइक इंडो आर्यन, ऑस्ट्रिक, द्रविडियन और इंडो बर्मन, या इंडो तिब्बतियन भी इनको कहा, इंडो तिब्बतियन, ऑस्ट्रियन, इस तरह से जो है वो 4 जो है वो इंपॉर्टेंट जो है वो लैंग्वेजेस है जिसको हम याद कर सकते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है।
देन उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल प्रेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, ऑप्शन है 16 नवंबर, 17 नवंबर, 18 नवंबर, 14 नवंबर। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर 16 नवंबर, और जो है वो ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद नेक्स्ट है 103rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, ये शिगुरी शिगिरू शिगिरू इशिबा जो है वो जापान के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं। 103rd प्राइम मिनिस्टर जब उनको अपॉइंट किया गया है। देन उसके बाद बराक रिवर की अगर हम बात करें तो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया आफ्टर ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम वाइज जो है वो भारत की सबसे लार्जेस्ट रिवर है ये। और बाराक जो ये बराक रिवर है ये रन करती है मणिपुर में ओरिजिनेट होती है, उसके बाद नागालैंड में जाती है, फिर मणिपुर और यहाँ पर जो बॉर्डर शेयर करती है मिजोरम, फिर आसाम और फिर बांग्लादेश में फाइनली एंटर करती है। अब इसको किस तरह से समझा जा सकता है तो मणिपुर में ओरिजिनेट हो रही है, उसके बाद मणिपुर हिल्स यानी कि मणिपुर और नागालैंड दोनों में, फिर मिजोरम के साथ बॉर्डर शेयर करते हुए आसाम और फिर बांग्लादेश में फाइनली एंटर करती है। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है जिसमें गरुड़ा शक्ति की अगर हम बात करें तो ये स्पेशल ज्वाइंट फोर्स एक्सरसाइज है एक तरह से, और ये किसके बीच में होती है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। इनका जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो है काउंटर टेररिज्म। मित्रा शक्ति इस बार ऑलरेडी जो है वो अलाइड के एग्जाम में पूछी गई थी, तो दैट मीन्स जो आपकी मिलिट्री एक्सरसाइजेज है वो एग्जाम में जो है वो रिपीटेड पूछी जाती है। देन उसके बाद पूर्वी प्रहार, ये एक इंपॉर्टेंट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है जिसको कंडक्ट करता है इंडियन आर्मी। इसमें इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स तीनों जो है वो पार्टिसिपेट करती है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा कमेटीज रिलेटेड टू द पंचायती राज। इसके रिगार्डिंग एक ट्रिक भी है, बैग ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल। इस तरह से जो वो ट्रिक बेस्ड हम इसको पढ़ सकते हैं, जिसमें अगर हम बात करें बी से तो बलवंतराव कमेटी जो 1987 में बनी थी, ए से अगर हम बात करें तो अशोक मेहता कमेटी 1977 में बनी थी, जी से अगर हम बात करें तो जीवी के राव कमेटी 1985 में बनी थी, एल से अगर हम बात करें तो एल एम सिंघवी कमेटी जो बनी थी 1986 में, और टी से अगर हम बात करें तो थंगौन कमेटी ये बनी थी 1988 में, और जी से अगर हम बात करें तो गडगिल कमेटी जो बनी थी 1988 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे करंट अफेयर थे। पार्ट 4 हमने कवर कर लिया है, जल्दी मिलते हैं पार्ट 5 के साथ। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।